हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अपनी संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर अपना जो 11वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था उसके हम मैथ और जो रीजनिंग का अपना पोर्शन है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो आपको 25 वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाए हैं वो दोस्तों आपको हमने मॉक टेस्ट के रूप में दिए हैं। वो हमारे जो लाइब्रेरी के अंदर हर हफ्ता एक एक टेस्ट होता है, यानी संडे को टेस्ट होता है। जब हमारे 25 वीकली टेस्ट कंप्लीट हो गए तो हमने आपको दोस्तों वो 25 जो टेस्ट है वो हमने आपको मॉक टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। दोस्तों उन सभी का सलूशन मैंने इस चैनल के ऊपर डाला हुआ है। श्री संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के नाम से दोस्तों प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाके आप किसी भी मॉक टेस्ट का सलूशन देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने बताया कि अपना जो 11वें नंबर का वीकली टेस्ट है, जो अपना मॉक टेस्ट भी जिसको हम कह सकते हैं, उसका हम कंप्लीट जो मैथ और अपना जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने जो 41 से लेकर 70 तक हमने मैथ और जो रीजनिंग का अपना पोर्शन है उसको हमने दिया है HSC CAT के बेस पर, जिसमें कि 15% मैथ के है और 15% ही दोस्तों रीजनिंग की है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। अपना जो 41वें नंबर का प्रश्न आता है कि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है। यदि भागफल 18 हो तो हमें भाज्य निकालना है कि भाज्य हमारा क्या होगा। दोस्तों हमको पता है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाजक भाज्य और भागफल शेषफल क्या होता है। दोस्तों हम देखें तो ये अपना डिवाइड होता है, ऊपर अपना भागफल आता है, ये भागफल आएगा, यहाँ पर अपना भाज्य आएगा, भाज्य, यहाँ पर भाजक आता है, भाजक, और नीचे अपना जो बचता है वो दोस्तों शेष आता है, यानी जिसको हम शेषफल कहते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें भाज्य निकालना है, यानी ये हमें निकालना है भाज्य। इसको दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर 32 है, हम इसको 6 से भाग दे रहे हैं, ये 5 पर जाएगा, ये यहाँ पर 30 आएगा, 2 शेष बच जाएगा, अपना 2 शेष बच जाएगा। अब मैं जब हमें भाई 32 ज्ञात करना है कि 32 हमें दिया हुआ नहीं है, हमें जब ये सभी आइटम हम यहाँ पर निकाल लें, सभी की सभी जो वैल्यू हम निकाल लें और हमें 32 निकालना हो तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। जब हम इन दोनों की गुणा कर दें और इसको ऐड कर दें तो अपना आ जाएगा, क्योंकि 5 की 6 के साथ गुणा करेंगे 30 आएगा, 2 को हम इसमें ऐड करेंगे तो अपना 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपना भाज्य निकाल सकते हैं, यानी अपना जो भाज्य का सूत्र अपना फार्मूला बन जाता है। भाज्य का फार्मूला अपना क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाज्य। इसका फार्मूला अपना क्या बना, भागफल गुणा में भाजक, ऐड करना है में शेषफल। तो ये अपना दोस्तों भाज्य का फार्मूला बन जाता है कि भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल। यदि हम ये निकाल देते हैं तो अपना बीच में जो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं वो अपनी कैलकुलेट हो जाएगी, यानी भाज्य अपना निकल जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों ये कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि भाजक भागफल का 24 गुना है। जो भाजक है यानी कि जो ऊपर वाला ये हमें है, ये इस भागफल का 24 गुना है, और ये हमें कितना दिया हुआ है भागफल में इसके अंदर 18 दिया हुआ है कि भागफल 18 है, तो 18 दिया हुआ है, और ये भाजक है, ये इसके 24 गुना है, 24 गुना, तो ये अपना भाजक आ गया, यानी 18 गुणा में 24 हम करेंगे तो अपना भाजक आ गया। आगे लिखता है कि शेष का 8 गुना है, यानी जितना अपना शेष आता है वो उसका 8 गुना है, यानी ये जो आया है ये अपना भाजक आया है, भाजक, ये शेष का 18 गुना है, शेष का। अब हम यदि इसको निकाल के देखें, इनकी हम गुणा करें तो अपना कितना आएगा, 24 की और 18 की हम गुणा करते हैं कि 18 दूनी 36, हम ऐसे कर लेते हैं 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, 432 आ जाएगा, इसका 432 आ जाएगा। अब ये कहते हैं कि 432 तो अपना भाजक आ गया, ये 432 आ गया। अब जो अपना भागफल हमको पता है कि वो अपना 18 है, और अब ये कहता है कि जो ये 432 है ये शेषफल का 8 गुना है, ये दोस्तों 8 गुना है, तो हम इसको 8 से भाग दे दें तो अपना शेषफल आ जाएगा, अब हम इसको 8 से भाग दे के देखते हैं तो 8 5 40 और यानी 54 आ जाएगा। 54 अपना क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, यानी 54 का 8 गुना भाजक है,
यदि हम 54 को 8 से गुणा करेंगे तो 432 ही आएगा, जो कि अपना भाजक है। यानी हमने इसको भाग देकर अपना शेषफल निकाल लिया, तो अपना 54 क्या आ गया, 54 अपना शेषफल आ गया, शेषफल आ गया। अब हम इनकी गुणा करते हैं तो अपना उत्तर आ जाएगा। यानी अपने क्या क्या भागफल में दिया हुआ है, भाजक हमने निकाल लिया और शेषफल हमने निकाल लिया, तो हम भाज्य आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 432 की 18 के साथ गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, यहाँ पर 3 लगेगी, 18 3 54 और 3 57, 5 लगेगी, 18 चौक 72, 5 77, ये आया। 54 इसके अंदर ऐड करना है, तो 54 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान 0 0 3 8 और 7, 7830 आ जाएगा। 7830 अपना उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम, ये मैंने बिल्कुल कंसेप्ट बेस पर आपको समझाया है कि हम भाजक कैसे निकालेंगे। दोस्तों भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल हमने निकालेंगे। भागफल में 18 दिया हुआ है, भाजक अपने 432 निकाला, शेषफल हमने 54 निकाला। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना 7830 अपना भाज्य आ जाएगा। तो अपना ए ऑप्शन जिसमें 7830 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपना 42वें नंबर का प्रश्न आता है। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए 4 वैकल्पिक शब्दों में से कोई ऐसा शब्द चुनना है जिसका दाएं वाले शब्द से वही संबंध है जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों में है। दोस्तों सहानुभूति दिया गया है। सहानुभूति का विलोम शब्द द्वेष होता है, तो घृणा का विलोम शब्द क्या होता है, घृणा का होता है प्रेम। जैसे प्रेम और घृणा, प्रेम किसी से प्यार मोहब्बत करना, और जो घृणा होता है किसी से नफरत करना। तो दोस्तों इसका प्रेम, इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि घृणा का जो विलोम शब्द है वो अपना प्रेम होता है। आगे दोस्तों 43 नंबर का आता है। हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि m की वैल्यू हम निकालेंगे, m की वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो अपनी इक्वेशन दी गई है वो 42 भाग में 2 प्लस में m मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 22 भाग में 11 प्लस में 3 बराबर में 28, ये हमें इक्वेशन दी गई है। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हमको पता है कि बोडमोस का ही फार्मूला लगाना है। सबसे पहले हम भाग वाले को करेंगे, फिर हम गुणा वाले को करेंगे, फिर हम प्लस वाले को करेंगे, फिर हम माइनस वाले को करेंगे। यही इसके अंदर सिंबल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों भाग वाले को करेंगे, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। यहाँ पर इस भाग वाले को करेंगे तो अपना 2 आ जाएगा। बाकी रकम बाद में फिर हम क्या करेंगे, गुणा वाले को करेंगे तो यहाँ पर अपना 3 m आ जाएगा। बाकी हम ऐसे की ऐसे निशान लगा लेते हैं। प्लस में 3 बराबर में 28, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है कि 21 और 3, ये 21 और 3 दोनों प्लस किया तो 24 हुए। 24 में से -2 हम लेस करेंगे तो कितना होगा, 22 आ जाएगा। प्लस में 3 m इस साइड में बचेगा, उस साइड में 28 है। ये 22 इस साइड में प्लस में, उस साइड में जाके माइनस में होंगे, तो ये माइनस में करेंगे, माइनस में 22। हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m को दोस्तों हमें इसी साइड में रखना होता है, तो हमने इसी साइड में रख लिया। अब हमें 3 क्या है, इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा, तो 3 m बराबर में 28 में से 22 लेस करेंगे 6 आएगा। 3 इस साइड में आएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 पे कट जाएगा कि m की वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। कि m की जगह हम यहाँ पर 2 रखें तो बराबर में अपना 28 आ जाएगा। ये दोस्तों आप करके भी आप देख सकते हो कि m की जगह यदि हम 2 रखेंगे तो अपना बराबर में 28 आ जाएगा। तो इसके लिए m की वैल्यू जो अपना डी ऑप्शन है जिसमें 2 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। औसत को 85 करने के लिए 12वीं संख्या क्या जोड़नी होगी। दोस्तों 11 संख्याओं का औसत है, 11 संख्याओं का औसत वो हमें 7.5 दिया हुआ है। तो टोटल संख्या हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अपनी 82 हो जाएगी, 82.5 हो जाएगी। हमें एक संख्या और ऐड करनी है, 12वीं संख्या, और हमें औसत लेके जाना है अपना 8.5 लेके जाना है, 8.5 लेके जाना है। तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, इनका टोटल 96 और 6 102 होना चाहिए। यानी पहले इनका योग 82.5 था, अब इनका योग हमें 102 करना है। जब हम 102 करेंगे तो यानी इसको हमें 19.5 जोड़ना होगा। इसके अंदर 19.5 हम जोड़ेंगे तो 12 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाएगा, यानी जो टोटल है 102 हो जाएगा। तो 19.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना अगला प्रश्न यानी कि 45वें नंबर का प्रश्न आता है।
कि प्रश्न संख्या 45 व 46 में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। जो संबंध अवसरवाद और व असरवाद में है वही संबंध अमर स्नानी और किस में है, ये दोस्तों हमको बताना है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन जब हमने ये वीकली टेस्ट लिया था तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे यानी लगभग सभी जो स्टूडेंट थे सभी की प्रॉब्लम थी। अब दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका आपको मैं करवा के यानी करके बता देता हूँ कि अवसरवाद, एक इसमें अवसरवाद लिखा हुआ है, अवसरवाद, अवसरवाद को इसमें व असरवाद लिखा गया है, व असरवाद लिखा गया है, व असरवाद लिखा गया है। तो अमर स्नानी को हम कैसे लिखेंगे, अमर स्नानी को हम कैसे लिखेंगे, ये इसमें पूछा। दोस्तों ये इस प्रकार से हम करेंगे कि इसमें कितने जो वर्ण हैं वो हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी ये 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से है। तो अब हम दोस्तों इसको करके देखें तो जो इसमें पांचवा शब्द है वो दोस्तों पहला शब्द बन गया है, जो पांचवा शब्द है वो दोस्तों पहला बन गया है। तो इसमें पांचवा कौन सा है, इसी के अंदर पांचवा ये है, तो ये दोस्तों पहला बन जाएगा, इसमें पहला बन गया। आगे क्या है कि इसमें यानी जो पहला है वो दोस्तों दूसरा बन गया है, जो पहला है वो दूसरा बन गया है, पहला है वो दोस्तों दूसरा बन जाएगा, यानी आ जाएगा। आगे हम देखें तो इसमें स यानी तीसरा वो दोस्तों तीसरे पर रहा है, तो यहाँ पर रह आ जाएगा, ये तीसरे का तीसरे पर आ जाएगा। अब जो इसमें जो चौथे पर रहा है तो इसको हम ऐसे की ऐसे हम लिख देंगे। आगे दोस्तों इसमें वाह कहाँ पर है, एक दोस्तों वह ये है, वह इससे मेल खाता है, तो ये दोस्तों दूसरे नंबर का अपना है वो दोस्तों 5वें पे चला गया है, दूसरे नंबर का अपना 5वें पे चला जाएगा, यानी मैं आ जाएगा। आगे दोस्तों ये छठे पर रहा है तो हम इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे, तो अपना उत्तर ये हो जाएगा ना अर सेमनी, यानी बी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको करेंगे। यानी आपको मैं एक और बताऊं इसको कि पहला है वो दूसरा बना है, तो पहले को हमने दूसरा बना दिया, दूसरा है वो दोस्तों यहाँ से मेल खा रहा है 5वें पर, तो हमने यहाँ पर 5वें पर भेज दिया दूसरे को, तीसरा का तीसरे पर रखा है, चौथा हमने चौथे पर रखा है, जो इसमें वाह दिया गया है वो दोस्तों पाँचवा वो पहले पर आ गया है, तो हमने 5वां पहले पर लेकर आ गए हैं। ठीक है, छठा छठे पर है तो हमने छठा छठे पर रख दिया है, तो ना और सेमनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा गया है। कौन सा वैसा ही जैसा बांधा रहित, विघ्न रहित, अवरोध रहित, यानी ये रुकावट रहित शब्द है सभी के सभी, यानी कोई कार्य चल रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो तो वो रुकावट के बिना हो, यानी रुकावट रहित शब्द है, तो इसमें बी ऑप्शन अनुन्मोचित हो जाएगा, जिसमें कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा गया है अनुन्मोचित शब्द है। अब दोस्तों इस प्रकार से बी हम इसको राइट करेंगे। अनुमोचित का मतलब क्या होता है कि जब कोई कार्य हमारा के लगभग कोर्ट्स के जो मैटर में होता है, जब चल रहा होता है, तो हम जब बिना किसी बांधा के हम कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो उसको हम अनुमोचित उसको कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात में निकालना है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, एक संख्या हम x माने, दूसरी संख्या हम y माने, इनके बीच का अंतर यानी माइनस का निशान लगाएंगे, इनके योग का 15% है, इनका योग हम करेंगे, इनका योग क्या, इसका 15% है, ये 15% हम कर देंगे, क्योंकि इसका जो इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो इस योग का, इन संख्याओं के योग का 15% है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी इस संख्या का हमने 15% लिया जो कि इनके अंतर के बराबर है, तो हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया। अब हम दोस्तों इसको करके देखते हैं, तो इसको हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये 100 इस साइड में किस में गुणा में है, उस साइड में आके इस साइड में 100 किस में भाग में है, उस साइड में आके दोस्तों गुणा में होगा, तो 100x माइनस में 100y इस प्रकार से आ जाएगा। 100 इस साइड में आ गया, अब यहाँ पर 15 की इन दोनों के साथ करनी है, 15x प्लस में 15y ये हुआ। अब दोस्तों x वाले हम इकट्ठे करेंगे, 100x इस साइड में है, 15x इस साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब हम y वाले को इकट्ठा करेंगे, y वाला इस साइड में किसका है, इस साइड में प्लस का है, ये इस साइड में माइनस का, इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा 100y।
एक्स वाले अपने बनेंगे 85x और वाई वाला अपना कितना बनेगा, वाई वाला 115y हो जाएगा, 115y। अब हम इन दोनों संख्याओं का हम अनुपात निकालेंगे। ये 85 आया है, ये 115 आया है, हम इनको 5 पर काट देते हैं, 17 और 23 आ जाएगा। 17:23 इनका अनुपात आ जाएगा, 17:23। तो इस प्रकार से हम कर देंगे दोस्तों। अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना। दोस्तों बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे कि 99 रुपये में बेचा है, 10% लाभ है, तो यानी 110 के इक्वल इसकी वैल्यू हो गई। यानी मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये उस पर लाभ हमने कमाया तो 110 में उसको बेचा होगा, तो इसकी वैल्यू 110 के बराबर हो गई। तो ये इसका क्रय मूल्य हमने माना, ये लाभ बना, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम इसके गुणा में 100 कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू है वो 110 के इक्वल हमने मान ली। 100 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 100 के गुणा में हम कर दिया। 0 से 0 कट जाएगी, 11 में 99, तो 90 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 90 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको 72 में बेचा गया है, 72 में बेचा यानी 18 रुपये इस पर लॉस हुआ है, क्योंकि 90 की वस्तु है, 72 में बेचा गया, यानी 72 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। यानी 90 की वस्तु जब हमें 72 में बेचेंगे तो दोस्तों हमको पता है कि हमें हानि होगी, तो 18 रुपये की हानि हुई है। हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपये। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 9 दूनी 18, यानी 2 की 10 के गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20% इस पर हानि हुई है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जिसमें 20% हानि लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों 49वें प्रश्न आता है, और 49वें प्रश्न के अंदर हमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये दोस्तों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है कि राजू ने ABC बैंक में 52,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, यानी निवेश किया है। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 12% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष की ब्याज दर से 3% अधिक थी, यानी 12 से वो बढ़कर 15 हो चुकी है, तो 2 वर्ष में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमें इसे ब्याज बताना है, न कि हमें मिश्र धन बताना है। हमें टोटल अमाउंट नहीं बतानी, हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि उसको ब्याज के रूप में कितनी रुपये अदायगी उसको करनी पड़ेगी। तो हम किस प्रकार से करेंगे, 52,000 रुपये है पहले वर्ष, तो दोस्तों उस पर 12% ही लगना है, तो 12/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0, 520 की 12 से हम गुणा करेंगे, 12 की 0 के साथ करेंगे 0, 12 दूनी 24, 2 12 5 60 और 2 62, तो ये अपनी 6240 रुपये तो पहले वर्ष इस पर ब्याज लग जाएगा। दूसरे वर्ष दोस्तों हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो दोस्तों अब अपनी रेट बढ़कर 3% और बढ़कर 15% हो चुकी है, 15% हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम इस पर ही लगा लेते हैं, या फिर हमको पता है कि मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा, दोनों पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि में। तो हम इनको यदि जोड़ते हैं तो अपना 58,240 हो जाता है, 58,240 हो जाता है। इस पर हमें 15% ब्याज लगाना है, 15% ब्याज लगाना है। तो अब हम इसको काटेंगे, ये 5 पे कट जाएगा, 3 और 2, ये 2 पे कटेगा तो 29 और 12 आ जाएगा। 29 12 की हम यदि 3 से गुणा करेंगे तो अपना कितना आएगा, 6 6 3 7 2 8, 8736 आ जाएगा। पहले वर्ष ब्याज लगा 6240, दूसरे वर्ष लगा 8736, तो हम इसको जोड़ देंगे, 6 7 9 14, 14,976 इस पर टोटल उसको ब्याज देना पड़ेगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे कि उसको 14,976 रुपये 2 वर्ष का उसको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा इस रेट के हिसाब से। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि निम्न प्रश्न में नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प की संख्या खाली स्थान में सही प्रकार से आती है। दोस्तों सबसे पहले जो इसके अंदर हमें ये रकम दी हुई है, हमें उसको हम लिख लेते हैं, जो संख्याएँ दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर 39 33 दिया गया है, यहाँ पर 47 41 दिया गया है। यहाँ पर हमें ये 2 संख्याएं निकालनी है, और इस साइड में हमें GCR ये दिया गया है, उस साइड में JFY दिया गया है, JFY दिया गया है। तो दोस्तों हमें ये जो
प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये दोस्तों हमको बताना है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का गैप देखते हैं। इन दोनों का HIJ 3 आया, 3 गैप आया, और इनका गैप कितना है 6 है। इन दोनों का हम देखें तो 6 है, तो 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इनका ये गैप आ जाएगा। इनका गैप आ गया 39 और 33 के बीच में। उस साइड में कम संख्या रखनी है, उस साइड में अधिक है क्योंकि इसमें दी हुई है। उस साइड में कम वाली, इस साइड में अधिक वाली, तो इसमें 6 गैप आ गया। इसी प्रकार हम इनका देखेंगे, इनका अंतर कितना आएगा DEF 3 आएगा, और इनके बीच में कितना अंतर है 6 है, तो इनका बीच में 3 आया, 3 दूनी 6, तो इनके बीच में अपना 6 अंतर आ जाएगा, और 6 ही इनका दिया हुआ है। अब दोस्तों इनका हम इसी प्रकार गैप देखेंगे, इनका गैप देखेंगे तो STUVWXY 7 का गैप है, 7 का गैप है। तो दोस्तों हमें पता है कि 7 का गैप है, 2 से हमने गुणा किया तो हम 2 से गुणा करेंगे तो 14 का इनके अंदर अंतर आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। दोस्तों यहीं पर भी इस क्वेश्चन को कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हम ऑप्शंस के हिसाब से अब तक तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसको कंसेप्ट बेस पर जो इसमें पूछा गया है उस हिसाब से हम चलेंगे। आगे हम दोस्तों इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर DEFG 4 का है, 4 का अंतर है, और इनमें कितना अंतर 8 का है, तो 4 दूनी 8। इनका इस प्रकार से 8 का अंतर आ गया। अब दोस्तों हम इनका अंतर देखेंगे, इनका ये तीसरे पर आता है, ये 18वें पर आता है, तो दोनों का अंतर कितना है 15 अंतर है। हम 2 की गुणा करेंगे तो इसमें दोस्तों 30 का अंतर आना चाहिए, इसका हम 30 का अंतर आना चाहिए। 30 का अंतर इसका कब आएगा, जब हम यहाँ पर 17 लिख देंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगी। अब इसी प्रकार हम देखेंगे J और F का हम देखते हैं, इनमें कितना अंतर है GHIJ 4 का अंतर है, 4 की हम 2 से ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, इसका 8 का आ रहा है, और 8 का आ रहा है। अब हम इसका कर रहे हैं, इसका ये हमको पता है कितने पर आता है, ये 6 पर आता है, ये अपना 25 पर आता है, तो इनमें कितना अंतर आ रहा है 19 का आ रहा है, 19 का अंतर आ रहा है। 19 का हम 2 से गुणा करेंगे यानी 38 का अंतर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर 38 का अंतर आना चाहिए। 38 का अंतर यहाँ पर कब आएगा, जब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्योंकि 41 में से 3 हम लेस करेंगे तो 38 का अंतर आ गया। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, अपना यहाँ पर 3 आ जाएगा, 17 और 3 ये 2 रकम इसकी होगी, जो कि अपना ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। 2 संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है। संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि वो दोनों संख्याएं क्या है। दोस्तों वो संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही अच्छे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें CET के लेवल में, इस लेवल के क्वेश्चन हमें अवश्य देखने को आपको मिलेंगे। इसके अंदर क्या दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 11 है। हमने एक संख्या x मानी, एक संख्या हमने y मानी, दोनों का अंतर में 11 दिया गया है, तो हमने बराबर में 11 रख लिया, ठीक है। और उनके योग का 5वां भाग 9 है। यदि हम इनका योग करें x प्लस में y और हम इसका 5वां भाग करें तो वो 9 है, तो हमने 9 इसके बराबर में रख लिया कि उनके योग का 5वां भाग हमने निकाला तो वो 9 आ गया। अब हम इसको करके देखते हैं, x प्लस में y बराबर में 9, 5 इस साइड में भाग में, उस साइड में जाके गुणा में होगा तो ये 45 हो जाएगा। तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी कि x प्लस में y बराबर में 45। अब हम दोस्तों x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा, ये 2x बराबर में 56 हो गया। x बराबर में कितना आ गया 56 बटे में ये 2 28 आ गया, तो x की वैल्यू अपनी 28 आ गई। अब हम दोस्तों y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, तो अपनी y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो 28 माइनस में y बराबर में कितना है अपना 11 है, तो y को वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इसी साइड में रखेंगे, माइनस का है 11, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस के 28 हो जाएंगे, तो माइनस y बराबर में माइनस के 17 हो जाएंगे। ये इससे ही कट जाएगा। तो अब हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, तो 17 और 28 आ जाएगी। जो अपना ऑप्शन नंबर B में लिखा गया है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 28 और 17 लिखा गया है। तो 28 अपनी x की वैल्यू, y की वैल्यू 17, तो 28 और 17 इसका उत्तर आ जाएगा। तो अपना अब 52वें नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या लिखा गया है कि 13 सेंटीमीटर की भुजा और 10 सेंटीमीटर के विकीर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं जब समान होती है उसके दोस्तों विकीर्ण हमें दिए होते हैं, तो हमें उसका
जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या फार्मूला होता है कि समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल 1/2 के गुणा में पहला विकीर्ण, इसके गुणा में दूसरा विकीर्ण, ये हम निकालते हैं। दोस्तों इसके अंदर 1/2 तो हमारे पास है और हमें इसके अंदर एक विकीर्ण भी दिया हुआ है, पहला विकीर्ण भी दिया हुआ है 10, हमें दूसरा विकीर्ण नहीं पता, वो हमें इसके अंदर निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी जो भुजा दी गई है वो अपने 13 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम ये बना लेते हैं। इसको हम यदि बनाते हैं तो ये इसके विकीर्ण होते हैं, दोनों को मिला देंगे, ये इसके विकीर्ण होते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, विकीर्ण इसका बनाते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या दी गई है, इसकी भुजा 13 सेंटीमीटर दी गई है। यदि ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी समान है, समचतुर्भुज है, तो सभी की सभी 13 होगी। और 10 सेंटीमीटर के विकीर्ण है, और इसका जो विकीर्ण है वो दोस्तों एक विकीर्ण 10 सेंटीमीटर का, ये हमें पहला विकीर्ण मान लेते हैं, ये अपना दूसरा विकीर्ण हो जाएगा। तो ये पहला विकीर्ण हमें दिया हुआ है, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर ये पूरा का पूरा है, तो ये दोस्तों 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो एक दोस्तों लंब यहाँ पर बन रहा है, तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। कौन सा, ये दोस्तों समकोण त्रिभुज अपना बन गया, ये जो त्रिभुज है ये अपना समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये दोस्तों समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये अपना लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये अपना विकीर्ण हो गया। तो दोस्तों अब हम अपना दूसरा जो विकीर्ण है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं दोस्तों हम किस प्रकार से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है कि कर्ण की 2 बराबर में आधार की 2 बराबर में लंब की, इसके 2 प्लस में लंब की 2। कर्ण इसके अंदर दोस्तों ये हम आधार मानेंगे, ये अपना आधार है, ये अपना लंब है, ये अपना विकीर्ण है, तो यानी इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो कर्ण अपना कितना दिया हुआ है इसके अंदर, ये अपना कर्ण है, तो हम इसमें जो कर्ण कितना दिया हुआ है अपने 13 की स्क्वायर आधार में निकालना है, 1 की स्क्वायर प्लस में लंब कितना दिया हुआ है अपने, इसमें 5 आ गया, तो 5 की स्क्वायर हम कर देंगे। तो अब हम इसको करेंगे 169 बराबर में 1 की 2 प्लस में 25, ये आ गया, 25 ये आ गया। अब दोस्तों 25 इस साइड में आएगा तो 169 माइनस में 169 माइनस में 25 हो जाएगा, बराबर में 1 की 2 बचेगा। 169 में 25 लेस करेंगे तो 144 आएगा, बराबर में 1 की 2, ये 2 उस साइड में आके वर्गमूल हो जाएगा, तो दोस्तों ये इसका उत्तर 12 आ जाएगा। कि यानी 12 इसका क्या आया अपना, 12 इसका ये आधार आ गया, ये 12 आ गया, ये 12 है। जब ये दोस्तों ये बिल्कुल बीच में काटते हैं तो आधा ये पार्ट है, आधा ये 12 है, तो दोस्तों ये भी 12 हो जाएगा। तो अपना विकीर्ण कितना हो जाएगा, 12 ये 12 यानी दूसरा विकीर्ण है वो अपना 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे। ये अपना 24 हो गया, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 24 पुटअप कर देंगे। ये 2 पे कटेगा, ये 5 आ जाएगा, 24 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर किसमें, सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे कि सबसे पहले हम समचतुर्भुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे, तो अपना ये जो अपना बेस है आधार अपना 12 आ जाएगा। ये यदि 12 है तो ये भी अपना 12 होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच में काट रहे हैं, तो 24 अपना विकीर्ण आ जाएगा। तो हम फार्मूले में इसको पुटअप करेंगे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना 52वें नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे दोस्तों अपना जो आता है, दोस्तों मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख लिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए दोस्तों अब अपना जो 53 से लेकर 57 तक के जो प्रश्न है वो दोस्तों हमें इनके हिसाब से देने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और इसमें दोस्तों हमें सही मिलान करेंगे, पहले इसका हमें ये सही सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम किस प्रकार से करेंगे कि देखें कि 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर वर्ड है, तो इसमें हम देखेंगे 6 किसके अंदर है, 6 हमें इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसका मिलान इसके साथ करेंगे। अब दोस्तों इसमें 5 इसमें हमारे 3 वर्ड है, तो यहाँ पर 3 है, तो हम इसको इसके साथ कर देंगे। अब इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, तो हम इसके साथ कर देंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ये भी 7 है, तो हम इसके साथ कर देंगे। आगे दोस्तों हमारा ये 2 बचते हैं,
दो बचते हैं साउंड और जो क्रोनी, और इसमें भी ये दोस्तों 2 में 5 है, इसमें भी 5 वर्ड है, इसमें भी 5 वर्ड है। हमको पता नहीं है कि इसका मिलान हम इसके साथ करें या इसके साथ करें, इसका मिलान हम इसके साथ करें या फिर हम इसके साथ करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, इसके आधार पर हम 53 से लेकर 57 तक के जो प्रश्न है उनका हम सोल्यूशन करेंगे, उनका हम जवाब देंगे। तो दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे इसको अंदर, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं जो सबसे बड़ा है। इसके अंदर 2 डी आया है, 2 एस आया है, इसके अंदर 2 ओ आया है, 2 पी आया है। इसका यहाँ पर स्पष्ट होता है कि ओ जो है वो या तो डी के लिए या फिर एस के लिए, इसी प्रकार जो पी है या फिर डी के लिए या फिर एस के लिए यूज हुआ है। अब हमें दोस्तों पता ही नहीं है कि ओ किसके लिए यूज हुआ है, पी किसके लिए यूज हुआ है, तो हमें ये दोस्तों देखना पड़ेगा। इसके अंदर हम डी देखेंगे कि कहाँ पर है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि एस या डी को ही लेकर चलते हैं सबसे पहले। तो अब हम देखें तो डी एक यहाँ पर है, एक साउंड में है। तो दोस्तों हमें साउंड का तो पता ही नहीं है इसके अंदर कौन सा आएगा, हम इसको लेके चलते हैं। इसमें हम देखें तो इसका कोड ये दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर कॉमन देखते हैं, इसके अंदर क्या कॉमन है, ओ में और पी में से। ओ और पी में से दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर पी तो है ही नहीं, इसके अंदर ओ है। इसका मतलब क्या है कि डी के लिए ओ यूज हुआ है, यानी डी के लिए ओ यूज हुआ है, डी के लिए ओ यूज हुआ है। अब दोस्तों इसमें डी के लिए यदि ओ यूज हुआ है तो एस के लिए कौन यूज हुआ होगा, एस के लिए पी यूज हुआ होगा। तो एस के लिए पी यूज हुआ है, एस के लिए पी यूज हुआ है। अब दोस्तों हम देखें तो एस के लिए जब पी यूज हुआ है और ओ के जो डी के लिए कौन यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है। डी के लिए ओ यूज हुआ है तो यहाँ पर डी आया हुआ है और ये 2 रहते हैं, इनमें देखते हैं कि ओ कहाँ पर है। ओ इसके अंदर है, ये जो डी के लिए यूज हुआ है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि इसका मिलान इसके साथ होगा और इसका मिलान इसी के साथ होगा। ये दोस्तों हमको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे कोड इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा किसके लिए यूज हुआ है। अब दोस्तों यदि हम देखें तो हमें डी और एस का पता चल चुका है। अब हम सी का यदि देखें या फिर हम आर का देखें, आर का यदि हम देखें तो यहाँ पर आर दिया है, इसके अंदर भी आर है, इसके अंदर भी आर है, इसके अंदर भी आर है, इन चारों के अंदर आर दिया हुआ है। यानी इन दोनों के अंदर इसका मिलेगा और किसके अंदर मिलेगा, और हमारा इसके अंदर और नहीं कि इसके अंदर और इसके अंदर, इनके अंदर, यानी इन सभी के अंदर हमें आर मिलना चाहिए। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, इनमें हमें आर का कोड पता चलेगा। यानी इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर आर है ही नहीं। यानी इनके अंदर क्या कॉमन है वो हमें देखना है अब, क्योंकि इन सभी के यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें आर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, और इनका कोड ये दिया। अब हम देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है। इनमें से कॉमन क्या है, वी 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 और वी, चारों में कॉमन है। तो हमें पता चल गया कि आर के लिए क्या शब्द यूज हुआ होगा, आर के लिए वी शब्द यूज हुआ होगा। यानी कोई प्रश्न, यानी 56वें नंबर का जो प्रश्न है वो हमें यहाँ पर कवर हो जाता है। 56वें नंबर क्या, आर के लिए कूट होगा, ए से पूछा है, ओ पी वी टी इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों 56वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाता है कि आर का जो कोड है, जो कूट है वो वी है। तो यहाँ पर 56वें नंबर का कवर हो गया। अब दोस्तों हमें आर का पता चल गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर, अब हम किसका देखें, सी का देखें। एक इसमें सी है, एक इसमें सी है, एक इसमें सी है, इन तीनों में सी दिया हुआ है। यानी इसके अंदर और इन दोनों के अंदर हम देखेंगे क्या कॉमन है इन सभी के अंदर, डबल पी वी। अब हम देखें तो दोस्तों इसके अंदर और इनके अंदर क्या कॉमन है वो हम देखेंगे। तो इसमें हमें सी का कोड पता चलेगा। सी का हम कोड, जैसे इसके अंदर जे है, इसके अंदर भी जे है और इसके अंदर भी जे है, इन सभी के लिए अंदर जे है। तो हो सकता है कि सी का कोड जे हो। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ और कॉमन है इसके अंदर, और दोस्तों कुछ भी इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो सी का कोड है वो अपना जे हो जाएगा। तो सी का कोड क्या हो गया, जे। अब इससे हमें कौन सा क्वेश्चन है, यानी 54वें नंबर का क्वेश्चन है वो इससे कवर हो जाता है कि सी का कोड क्या है अपना जे। जे के अल वी दिया हुआ था, आई वी दिया हुआ था, इसमें ए ऑप्शन 54वें नंबर का क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हमने सी का भी निकाल दिया और आर डी और एस का भी निकाल दिया। अब दोस्तों हम निकालते हैं ओ का, क्योंकि इसके अंदर भी ओ है, इसके अंदर भी ओ है और इसके अंदर भी ओ है, इन सभी के अंदर ओ दिया हुआ है। और वहाँ पर इनके कोड क्या बनते हैं, वहाँ पर इनके कोड एक ये और एक ये बनते हैं। इनमें क्या कॉमन है, इनमें यदि हम देखें तो आई इनमें नहीं है, इसमें हम के देखें तो के इनमें कॉमन आता है, के इनमें कॉमन आ रहा है।
और कुछ कॉमन इसमें अंदर m नहीं है, o भी नहीं है और p का हमें पता चल गया। तो इसमें k इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि o के लिए k शब्द यूज किया गया होगा, o के लिए k शब्द यूज किया होगा। तो इस प्रकार अपना 55वें नंबर का जो प्रश्न है वो भी कवर हो जाता है, जिसमें पूछा गया कि o के लिए कूट जिसमें k आता है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर अब इसमें कॉमन हम निकालते हैं कि कॉमन इसमें हमें क्या क्या रहता है। अब a रहता है तो हम a का देखेंगे इसके अंदर, और फिर हमारा जो इसमें अन का रहता है कि अन का क्या कोड होगा। अन देखते हैं कहाँ कहाँ पर है इसके अंदर। एक अन यहाँ पर है, एक अन यहाँ पर है और बस, और एक अन इसके अंदर भी है। ये दोस्तों हमें है, तो यहाँ पर हम अन का कोड ज्ञात कर सकते हैं, अन का कोड ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर अन है और उस साइड में इनके क्या कोड बनते हैं, उस साइड में जैसे इसका फर्स्ट बन गया, इसका पांचवा बन गया और इसका ये बन गया, और यानी ये और इनमें हमें देखना है क्या कॉमन है, वो दोस्तों अन का हो जाएगा। अन का इसमें देखते हैं तो ए इसके अंदर कॉमन है, ए नहीं है, बी इनके अंदर कॉमन नहीं है, आई देखें तो आई इनके लिए कॉमन है, आई इनके लिए कॉमन है। तो हमें पता चल गया कि अन का क्या कोड होगा, अन का अपना आई कोड होगा, यानी अन का जो कोड होगा वो आई हो जाएगा। तो अपना दोस्तों अन 57वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें ए ई जी लिखा है, तो हमें पता है कि इसके अंदर आई दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों हमने किस किस का निकाल लिया, हमारा ओ का निकाल लिया, यानी ए का रहता है, हमने सी का निकाल दिया, ओ का निकाल लिया, आर का निकाल लिया, अन का भी निकाल लिया। अब दोस्तों अपना एक प्रश्न रहता है जिसमें जो 53वें नंबर का, जिसमें हमें पूछा है कि ए का कोड क्या है। ए का कोड, ए दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर आया है केवल, और किसके अंदर ए आया है और किसी के अंदर ए नहीं आया है। तो दोस्तों ये इसका कोड ये है, इसके अंदर ये है। तो हमें पता है वी किसके लिए यूज हुआ है, वी आर के लिए यूज हुआ है, पी किसके लिए यूज हुआ है, पी एस के लिए यूज हुआ है, ओ किसके लिए हुआ है, डी के लिए यूज हुआ है, अल किसके लिए हुआ है, अल इसके अंदर हमने नहीं निकाला है, बी किसके लिए हुआ है, बी भी नहीं निकाला है। तो बी और अल में आता है, बी और अल में से ही ए का कोड मिलेगा। आगे हम देखें तो बी देखते हैं हम किस किस में है, इसमें बी है और हम देखें तो इसमें बस बी है। तो इन दोनों में से ही मिलेगा, यानी इन दोनों में से हम देखें तो इनमें बी आ रहा है, इसका भी, इसमें भी, इसके कोड में भी बी है, इसके कोड में भी बी है। इनमें हम देखें तो क्या समान है, ई है, तो ई का कोड हो जाएगा बी, ई का कोड हो जाएगा बी। जो बाकी बचा है अपना अल बचा है, ये आई बचा है, आई किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा जो बचा है वो। तो इस प्रकार से ए का कोड अल, यानी 53वें नंबर का भी प्रश्न हो जाता है कि ए का कोड क्या हो गया, अल। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको करेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम इनका सही मिलान करेंगे, सही मिलान करने के बाद में इनका कोड और इस शब्द में जो इस साइड में जो शब्द दिए गए हैं उनको हम देखेंगे और फिर हम इनका निकालेंगे कि किस जो अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से कर देंगे। आगे अपना 58वें नंबर का प्रश्न आता है, उसमें क्या लिखा गया कि वह संख्या जिसका 2 गुना उसके 2/3 से 80 अधिक है, वो संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों एक संख्या है, हमने x मान लिया है, इसका 2 गुना हमने 2x कर दिया और उसके 2/3 से इसका 2/3 कौन सा होगा, 2/3 x, ये इसका 2/3 हो गया। ये 2/3 से 80 अधिक है, ये 80 अधिक है तो हम इसको भी 80 अधिक कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया कि इस संख्या का 2 गुना इसी संख्या के 2/3 से 80 अधिक है। ये यदि 80 अधिक है तो हमने उसको भी 80 उसमें ऐड कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए। या फिर दोस्तों हम कैसे करेंगे, इसमें से 80 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 80 अधिक है ना, तो हम इसमें से 80 माइनस कर देंगे तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने इस प्रकार से किया है। तो अब हम इसको करेंगे तो ये 3 उस साइड में जाएंगे, ये दोस्तों हम 3 इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस में 240 हो जाएगा, है ना। इस साइड में अपना 2x आ जाएगा, ये 3 इस साइड में आएगा तो अपना 6x हो जाएगा। ये उस साइड में कितना बचेगा, 2x प्लस में 240 बचेगा। ये इस साइड में आएगा 2x, तो इस साइड में ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में 2x, उस साइड में 240 बचेगा। 4x 6x में से 2x हम लेस करेंगे, 240 यहाँ पर है। x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 240 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगी। तो अपनी वह संख्या 60 होगी जिसका 2 गुना और जिसका हम 2/3 कर दें तो ये दोस्तों 280 ज़्यादा आएगा। दोस्तों इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं, वो आप कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका 2 गुना करेंगे तो 120 आएगा। उस साइड में इसका 2/3 करें 60 का
तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, ये इसका 40 आ जाएगा। तो ये इसमें 3 गुना ही है ना, ये 80 दिखा है, ये 80 दिखा ना, और 80 हमने इसमें लिखा है। हम इसमें बराबर किया, बराबर करने के लिए हमने इसमें 80 जोड़ा था। यदि हम इसमें 80 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे, यही हमने यहाँ पर किया था। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसका सी ऑप्शन जिसमें 60 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना 59वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल होते हैं, 45% तर्कशक्ति में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यह दोस्तों हमको निकालना है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे कि अर्थशास्त्र में कितने अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र में 35 हुए, 35% है तो, और तर्कशक्ति में कितने हुए, 45 हुए, यानी ये इसमें अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं। दोनों विषयों में कितने हुए, इन दोनों में 20 हुए हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अकेले अर्थशास्त्र में कितने फेल हुए, अकेले, यानी ये तो 20 तो दोनों में हुए हैं, अकेले अर्थशास्त्र में कितने हुए होंगे, 35 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 15 हुए होंगे अकेले अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार अकेले तर्कशक्ति में कितने फेल हुए हैं, 45 में 20 लेस करेंगे तो 25 फेल हुए हैं अकेले तर्कशक्ति में। जो रीजनिंग के अंदर कितने फेल हुए हैं, 25 फेल हुए हैं, यानी ये तो दोनों में फेल हुए हैं, दोनों विषयों में। हमें सिर्फ अकेले में हमने निकाल लिया कि अकेले में कितने फेल हुए, अर्थशास्त्र में 15, तर्कशक्ति में 25 हुए। अब दोस्तों ये कितना फेल हुए, ये 40 फेल हुए, और 20 ऐसे विद्यार्थी जो कि दोनों में फेल हो चुके हैं, तो दोनों में 20 हो चुके हैं, तो दोस्तों टोटल फेल कितने हुए, 60 हो गए। हमें उत्तीर्ण निकालना है कि कितने पास हुए हैं, 60 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, पास 40 हुए होंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी 100 जो टोटल विद्यार्थी हमने माना है परसेंटेज दी हुई है, 60 फेल हो गए तो 40 अपने पास हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको निकाल देंगे कि अपना 40 उत्तर आ जाएगा। रामपुर चांदपुर के पश्चिम में है, भरतपुर रामपुर के पूर्व में है, लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में है, भरतपुर चांदपुर के पूर्व में है। यदि लखनपुर रामपुर के पश्चिम में है तो लखनपुर भरतपुर के किस तरफ है, ये दोस्तों हमको बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पर दिशाएं माने, तो इसमें दोस्तों हमें बुझाई, इसमें जो हमें दिशाएं भी 2 ही दी हुई है, पूर्व और पश्चिम। हम दोस्तों पूर्व और पश्चिम में मान लेते हैं, ये अपनी पूर्व, ये अपनी पश्चिम, इस प्रकार से हम मान लेंगे। रामपुर चांदपुर के पश्चिम में है, रामपुर है यहाँ पर, रामपुर, ये चांदपुर के पश्चिम में है, यहाँ पर हम चांदपुर लिख देते हैं, चांदपुर। तो रामपुर है ये दोस्तों चांदपुर के पश्चिम में हो गया। अब हमें भरतपुर रामपुर के पूर्व में है, भरतपुर है वो रामपुर के पूर्व में। यदि हम यहाँ पर भरतपुर लिख दें कि भरतपुर, वो रामपुर के पूर्व में हो जाएगा, पूर्व में हो गया। लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में है, जो लखनपुर है वो चांदपुर, यदि हम यहाँ पर लखनपुर लिख दें, लखनपुर वो चांदपुर के पश्चिम में हो जाएगा, वो पश्चिम में हो गया, तो जो पश्चिम में हो गया। भरतपुर चांदपुर के पूर्व में है, भरतपुर है वो चांदपुर के पूर्व में ही है, देखो भरतपुर चांदपुर के पूर्व में ही है। यदि लखनपुर रामपुर के पश्चिम में हो, यदि लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में हो, देखो पश्चिम में ही है, चांदपुर के, लखनपुर रामपुर के पश्चिम में हो, रामपुर के देखो पश्चिम में ही है, पश्चिम में ही है, तो ठीक है। तो लखनपुर भरतपुर के किस तरफ है, लखनपुर है वो भरतपुर के किस तरफ है, ये है, ये दोस्तों इसके किस तरफ है, हमको पता है कि पश्चिम की तरफ है, तो ये पश्चिम इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो अपना इसका जो क्वेश्चन नंबर 60वां है, अपना बी ऑप्शन जिसमें पश्चिम लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 61वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक इसी कार्य को 1/5 भाग को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर देंगे, ये दोस्तों हमको बताना है। हम ये इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, ए और बी 2 व्यक्ति इसके अंदर दिए हुए हैं, ए और बी 2 व्यक्ति दिए हुए हैं। ए उस कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में करता है, और ये जो है 1/6वां भाग 5 दिन में करता है। अब दोस्तों हम देख लेंगे जो इस कार्य को टोटल, उस कार्य को कितने कितने दिनों में करेंगे, ये देखते हैं। हम इसका टोटल निकालेंगे तो इसको हम उल्ट देंगे, 4 गुना में 5, यानी ये व्यक्ति उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करेगा अकेला, और ये व्यक्ति उस कार्य को 6/5 करेंगे ना इसको, तो अपना 30 आ जाएगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। ये उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, ये उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। अब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये हमको बताना है। तो इसका 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। इसका 1 जो 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। ये इनका 1 दिन का काम आ गया। अब हम इनका एलसीएम लें तो ये अपना 60 आ जाएगा, तो 3 + 2 यानी 5/60 आ गया।
5/60 आ गया। अब दोस्तों ये तो इनका एक दिन का काम आता है कि 60 में से 5 काम वो एक दिन में करते हैं, तो पूरा कितने में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। यानी हम इसको उल्ट के देख लेते हैं, तो ये 12 कट जाएगा, तो 12 दिन आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल देंगे कि 12 दिन में वो उस काम को पूरा कर देंगे जो कि उनको दिया गया है। तो एक दिन में वो 5/60 करेंगे, 12 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें ए लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 12 दिया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हम उसको करेंगे। यदि 9 अंकों की संख्या हमें दी हुई है, लास्ट में हमें ए भी लिखा हुआ है, 99 से विभाज्य है, तो ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है कि ए और बी का मान क्या होगा। ये दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, हमें पता है कि 9 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, जो 3 या 9 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि जिनके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। इसमें संख्या क्या दी गई है, सबसे पहले वो लिखते हैं कि 84, 75, 63, 9 ए बी। ये हमें लिखनी है कि जो 99 से विभाज्य है, ये दोस्तों 99 से विभाज्य है। और तो ए और बी का मान हमें निकालना है, ए और बी का मान हमें निकालना है। तो ये दोस्तों 99 में दी गई है, ये 99 से कब दोस्तों विभाजित होगी, जब ये 11 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए, 11 से भी हो जाए और 9 से भी हो जाए। तो दोस्तों 9 से ये कब विभाज्य होगी, जब इन अंकों का योग, इन सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। 11 से कब विभाजित होती है, जब ये वैकल्पिक आधार पर हम ये अंक लें और वो हम फिर करें तो उनका जो अंतर है वो दोस्तों 11 से भाग हो जाए, तो वो 11 से भाग होगी। हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम 9 से करके देखते हैं, यदि इन अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 8, 4, 12 और 7, 19, 24, 30, 33 और 9, 33 और 9, 42 और प्लस में ए प्लस में बी, इनका ये योग है, ये 9 से भाग होना चाहिए, 9 से। यानी या तो इन दोनों का जोड़ आए 3, तो ये 45 हो जाएगा जो 9 से भाग होगी, या फिर इन दोनों का योग आए 12, क्योंकि 12 योग करेंगे तो 54 बनेगा जो 9 के सब से भाग हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी का योग या तो 3 आए या फिर 12 आए, इनमें से कोई एक योग आना चाहिए, फिर ये 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। 11 से हम देखें तो 11 से दोस्तों हम करके देख लेते हैं इसको। वैसे इस फार्मूला का यूज करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, हम इसको 11 से करके देख लेते हैं। 11 से करते हैं तो 7 बचेगा, 7 बचेगा, ये पूरा यहाँ पर चले जाएगा। फिर हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पर 5 हम यहाँ पर लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 9, फिर 2 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 7 आ जाता है लास्ट में। लास्ट में 7 ए बी है, लास्ट में 7 ए बी है, लास्ट में दोस्तों 7 ए बी है। तो हमें ए बी की वैल्यू ऐसी जो रखनी है कि वो 11 से भाग हो जाए। अब हम दोस्तों इसके ऑप्शन पर आ जाते हैं। ये हम यदि ऑप्शन पर आते हैं तो हमको पता है कि या तो इनका योग 3 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। 3 तो इनमें से किसी का भी योग नहीं हो रहा है, ए और बी को हम जोड़े तो 12 का योग हम देखें तो ए ऑप्शन में 3 और 9 दिया हुआ है तो 12 योग बन रहा है। डी ऑप्शन में भी 4 और 8 दिया है तो इनका 12 योग बन रहा है, 12 योग बन रहा है। तो दोस्तों ए और डी में से ही इनका उत्तर आएगा, ए या फिर डी में से, क्योंकि बी और सी में तो इनका योग 12 बन ही नहीं रहा, इसमें बन ही ना रहा है और ना ही 3 बन रहा है। तो दोस्तों ये 12 जो है वो ए और डी में बन रहा है। तो ए और डी की वैल्यू हम रख के देखते हैं। यदि हम डी वाली वैल्यू रखेंगे 4 और 8, यदि हम 4 और 8 रखेंगे तो 7 इसमें शेष बचा, हम 4 उतारेंगे तो 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ये हम 11 से भाग देंगे तो इच्छा 66 हो जाएगा, 66 फिर 8 बचेगा, 8 हम उतारेंगे तो ये 88, यानी 11 8 88, तो ये पूरा भाग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ए और बी की वैल्यू मान लेंगे, ए की 4 आ जाएगी, बी की अपनी 8 आ जाएगी। इस प्रकार से हम मान लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि इनका जो योग है वो 3 या 12 ही आना है। तो 3 तो योग बन ही नहीं रहा है किसी भी ऑप्शन के अंदर, 12 योग बन रहा है ए और डी के अंदर, यानी 12 योग ही आएगा। किसका आएगा, ए और बी का, जो ए और डी ऑप्शन के अंदर बन रहा है। यदि हम ए वाला रख के देखेंगे 3 और 9, यहाँ पर हम यदि 3 और 9 रखेंगे तो ये 11 से भाग नहीं होगी। हम यदि डी वाला रख लेंगे 4 और 8, तो दोस्तों ये 11 से भाग हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे यदि हम इसको करके देखते तो थोड़ा लंबा पड़ जाता, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक वैकल्पिक लेते हैं हम। 8 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में बी, ये लेते हैं हम एक छोड़ के। फिर हम इसका अंतर निकालते, अंतर फिर हम एक छोड़ के लेते, 4 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में
ए, ये हम लिखते। ये अपना कितना होता 15 6 21 और 9 30 प्लस में बी होता। ये अपना माइनस में यहाँ पर कितना होता 9 और 12 होता। यदि यहाँ पर माइनस है तो वो भी माइनस का हो जाएगा ए, इस प्रकार से ये होता। अब हम इसको करते तो 30 में से 12 हम लेस करते तो 18 प्लस में बी माइनस में ए, ये आता। और ये संख्या हमारी 11 से भाग होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या वैल्यू रखते, तो हम इसकी क्या वैल्यू रखते, तो हम दोस्तों फिर ऑप्शन पर आते। तो हमें इसमें ऑप्शन में हमें पता है कि 12 योग आना चाहिए, तो हम यहाँ पर ए और डी ही रखते। यदि हम यहाँ पर डी ऑप्शन रखेंगे तो इसमें बी की वैल्यू हमें 8 दी गई है, ए की वैल्यू हमें 4 दी गई है। यदि हम इसको करके देखते हैं तो 11 और 8 26 माइनस में 4 22 आता है, जो कि 11 से पूर्णतः भाग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपना डी ऑप्शन आ जाता। इसी प्रकार दोस्तों मैंने वो जो मैंने तरीका आपको बताया है वो इससे सिंपल थोड़ा पड़ता है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब अपना क्वेश्चन आता है कि प्रश्न संख्या 63 व 64 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के 4 उत्तर दिए गए हैं। इन कथनों में से दिए गए कथन की पूर्ति करता है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। प्रबंध में सदैव पालन होता है दोस्तों। प्रबंध में मतगणना के भी होता है, यानी सभी बैठकर एक सलाह भी लेते हैं आपस में, यानी एक मीटिंग भी करते हैं आपस में, एक दूसरे के विचार भी जाने जाते हैं। नियमन क्या होता है, कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है, उसकी भी जरूरत होती है। प्रोत्साहन यानी कर्मचारियों को मोटिवेशन भी देना होता है। उचित अनुचित दबाव का तो नहीं होता दोस्तों। हम जो मैनेजमेंट होता है, हम किसी नेगेटिव परिस्थिति में ही अनुचित दबाव का यूज करते हैं, हम जुगाना नहीं करते, यानी ऐसे जो तरीकों से हमें बचना चाहिए। तो डी तो इसमें होगा नहीं। मतगणना और प्रोत्साहन ये दोस्तों एक वैकल्पिक होता है, इनका यूज तो होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें बताना है, वो है दोस्तों नियमन, रेगुलेशन। जब हमने अपनी सारा नियोजन बना लिया, हमने सारी प्लानिंग उसके अंदर कर ली, अपने जितना भी काम जो अपना वो प्लानिंग के तहत चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ये देखना दोस्तों अपना नियमन होता है कि उस कार्य को हम देखेंगे कि हमने जिस प्रकार से प्लान बनाया था उसी प्लान के अकॉर्डिंग अपना कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि हम ऐसा नहीं देखेंगे तो अपना जो कार्य है वो दोस्तों मार्ग से भटक जाएगा, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें इसमें नियमन का जरूरी होता है कि हमें उसमें कंट्रोल समय समय पर करना होता है। तो इसमें बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक गायन में दोस्तों संगीतज्ञ भी होता है, टेक भी होता है, नगाड़ा भी होता है। नगाड़ा ये दोस्तों ये चीज़ें कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन संगीत के अंदर शब्द जरूर होंगे। तो इसमें डी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना 65वें नंबर का प्रश्न आता है कि 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजाव वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। प्रत्येक बने घनों की संख्या में ज्ञात करें। दोस्तों इसमें क्या है कि घनाभ है, एक घनाभ है, उस घनाभ को ही पिघलाकर जो घनों में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि जितना घनाभ का आयतन होगा उतने ही घनों का उतने ही आयतन का घन बनेंगे। यानी कोई भी तार यदि इतना लंबा है तो दोस्तों यदि हम इसका वृत्त बनाएं तो जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही लंबाई का वृत्त बनेगा, यानी उतने ही आयतन का जो वृत्त बनेगा। हमको पता है जब घना भी इतना होगा तो दोस्तों उसके जो बने हुए घन हैं वो भी दोस्तों हम उनका आयतन देखेंगे तो वो भी दोस्तों उतना ही होगा, क्योंकि उसी से वो बने हैं। तो दोनों का आयतन हमें पता है कि बराबर ही होना है। दोनों का आयतन बराबर होता है। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकालते हैं। हम दोस्तों इसका आयतन हम निकाल लेते हैं। तो ये इसका आयतन हो जाएगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमें जो घन इसके बनाने हैं और घन का आयतन हमें पता है क्या होता है कि 1/3 होती है और 6 सेंटीमीटर उस घनों की उसकी जो भुजाएं हैं तो 6 गुणा में 6 गुणा में 6 हो जाएगा। यानी दोनों का आयतन तो हमको पता है कि बराबर ही आना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो घन है वो इस घनाभ से कितने बनते हैं। 6 दूनी 2 पकड़ जाएगा, ये 3 पकड़ जाएगा और ये 6 पकड़ जाएगा। 6 3 18 दूनी 36 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि 36 घन इसके बनेंगे। तो दोस्तों इतने आयतन में से इतने को हम काटेंगे तो 36 आएगा, यानी 36 ऐसे घन बनेंगे इस घनाभ की मदद से। तो हमें 36 घन बना सकते हैं। अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 66वें नंबर का प्रश्न आता है कि यदि a + में b 90 और sin a बराबर में 3/5 तो हमें tan b का मान निकालना है कि tan b का मान क्या होगा। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें यदि a और b का 90 डिग्री दिया गया है तो एक दोस्तों ए और हमें पता है कि हम यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है। हम किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये a और b
इन दोनों का योग में जो कोण है वो 90 दिया हुआ है। ये दोस्तों 45-45 भी हो सकते हैं, 30-60 भी हो सकते हैं, 60-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो योग है वो दोस्तों अपना जो 90 ही आएगा। और ये फिर 90 बच जाता है, ये 90 बच जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें साइन ए दिया गया है, साइन ए। और हमें यदि लाल जो तो कक्का का फॉर्मूला लगाएं, लाल इसमें के ए, इसमें साइन क्या होता है, लंब बटे में जो कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ये लंब बटे में कर्ण। तो वो हमें कितना दिया है इसके अंदर, 3/5 दिया हुआ है, 3/5। तो हम 3/5 लिख देंगे। लंब कितना है अपना 3 है, कर्ण कितना है 5 है, ये लिख देंगे। तो हमको पता है कि यदि 5 है, ये 3 है, तो दोस्तों ये 4 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों की स्क्वायर इसके बराबर आनी चाहिए। तो हम करके देखें तो 5 की स्क्वायर यानी कर्ण की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, ये दिए, ये यहाँ पर ना दिया हो तो मैं आपको निकालना बताता हूँ कैसे होगा। 25 बराबर में a की स्क्वायर प्लस में 9, ये उस साइड में आएगा, तो 25 माइनस में 9 यानी 16 आ जाएगा। 16 बराबर में a की स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड में आके वर्गमूल में होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि 4 ही आ जाएगा, मैंने यहाँ पर 4 सीधा लिख दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना 4 ही होता है। यानी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इन दोनों की स्क्वायर इसकी स्क्वायर के बराबर में आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। आगे हमें लिखना है कि tan b का मान हमें निकालना है। tan b क्या होता है, यदि हम लंब बटे में आधार करें, लंब बटे में आधार करें तो अपना tan होता है, इसका फॉर्मूला लिखना है कि लंब बटे में आधार, यहाँ पर हम जो b है, b यहाँ पर यदि हम लें तो दोस्तों इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार ये मानेंगे हम, इसका आधार ये हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा, इसका विकीर्ण दोस्तों ये हो जाएगा, इसका विकीर्ण हमको पता ही है। तो दोस्तों इसमें क्या फार्मूला होता है कि लंब बटे में आधार, हमें tan का निकालना है। तो क्या होता है लंब बटे में आधार, तो इसका लंब कितना है 4 है, आधार कितना है इसका 3 है, तो 4/3 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें सबसे पहले साइन ए दिया, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब कितना होता है हमें, इसमें लंब हमें कितना दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, कर्ण इसमें 5 दिया हुआ है, तो हमने 3/5 इसकी ऐसे वैल्यू रख दी। अब हमें tan निकालना है। tan क्या होता है कि लंब बटे में आधार होता है इसका। यदि हम b को लें, b की वैल्यू निकालनी है, b को हम लेंगे तो इसका आधार ये बनेगा, इसका लंब है ये दोस्तों ये बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो 45 का है। अब यहाँ पर दोस्तों ये इसका विकीर्ण बन जाएगा। तो इसका लंब क्या होगा, इसका लंब 4 है और आधार क्या है इसका 3 है, तो 4/3 आ जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार ही होता है tan। तो इसका 4/3 अपना उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में लिखे जिस क्रम में वे डिक्शनरी में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द को हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हम इसको देखें तो मैं ये लिख लेता हूँ, CUSTOM CUB कप बोर्ड इसमें लिखा हुआ है, और आगे में दिया है CUSTOMARY ये दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें C ही लिखा हुआ है, फिर U लिखा हुआ है, U से पहले O आ जाता है, तो सबसे पहला तो अपना ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें S दिया हुआ है, यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर S, ये तो पहले पर आ गया। यहाँ पर दोस्तों S दिया हुआ है, तो इसमें SS है, इसमें P है, तो SS से पहले P आता है, तो ये दूसरे पर आ जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों में से देखना है हमें क्या आता है, CUSTOM ये तो इसमें आ ही रहा है। आगे दोस्तों इसमें और ज़्यादा अल्फ़ाबेट आते हैं, लेकिन इसमें आते ही नहीं है, तो यही आएगा सबसे, इससे पहले 3 और 4 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है हमसे कि तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द, तो दोस्तों तीसरे स्थान पर अपना कस्टम आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो इसमें ओ है, इनमें यू है, तो सबसे पहले तो ये ओ वाला ही आना है। फिर इसमें एस एस है, इसमें P है, तो एस से पहले P आता है, तो दूसरे पर ये आएगा। अब हम देखें तो इसमें कस्टम भी इसमें है, कस्टम इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर आगे भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, तो यही सबसे पहले आएगा। इन दोनों में से ये पहले आएगा, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, चौथे पर ये आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर पूछा है, तो अपना तीसरा ए ऑप्शन जिसमें कस्टम लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। यदि 10 रुपये वाले शेयर का भाव बाजार भाव 16 रुपये है, तो 1200 में कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, ये हमको बताना है कि 1200 रुपये में हम कितने शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों वो अंकित मूल्य तो है उनका 10 रुपये, यानी एक शेयर का जो सबसे पहले जो वो जारी किए गए थे उनका वैल्यू थी 10 रुपये, उनकी 10 रुपये थी। अब उनकी मार्केट प्राइस हमें दी गई है 16 रुपये में, यानी अब वो मार्केट में 16 रुपये में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो हमारे पास 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये में हम कितने शेयर खरीद सकते हैं।
एक शेयर हमें 16 रुपये का मिल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि 10 का तो उसकी फेस वैल्यू है, वो तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर वो 16 रुपये में ही बेचे या खरीदे जा रहे हैं। तो 16 रुपये में हम जो 1200 में कितने शेयर खरीद सकते हैं, तो उसको हम यदि काटेंगे तो अपना इसको हम 4 पर काटें तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहाँ पर अब यदि 4 पर काटें तो अपना 7 और 5 75 आ जाएगा। 75 शेयर हम खरीद या बेच सकते हैं। तो यानी 75 शेयर इसमें खरीदना पूछा है तो हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 1200 रुपये में हम 75 शेयर खरीद पाएंगे, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 16 रुपये है। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 1200 को हम 16 से भाग देंगे तो अपना 75 आ जाएगा। आगे हमें दिया गया है कि यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय दोस्तों जब हमें दर्पण में हम देख रहे हैं और हमें वास्तविक समय निकालना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, 11 और 60 में से लेस कर देते हैं जितना हमें दर्पण में दिखाई दे रहा होता है। तो हम यदि इसमें देखें तो इसमें 9:30 हुए हैं, 9:30 हुए हैं, ये यहाँ पर घंटे हैं और यहाँ पर मिनट है। तो हम इसको लेस करें तो 30 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 2:30 हमें दिखाई देगा। तो ए ऑप्शन जिसमें लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में उस विकल्प की पहचान करें जिस विकल्प में मूल आकृति के सभी अवयव यानी घटक विद्यमान हों। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसके सभी के सभी घटक हमें डी आकृति के अंदर दिखाई देंगे। तो अपना डी ऑप्शन जो है इसका वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो अपनी संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर अपना जो 11वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था उसका दोस्तों हमने कंप्लीट यानी मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है, यानी 30 के 30 प्रश्नों का हमने सोल्यूशन कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमने 25 वीकली टेस्ट यानी एक प्रकार से वो वीकली टेस्ट ये जो हमने वीकली बेस पे लिए हैं, जब वो हमारे 25 कंप्लीट हुए तो वो हमने आपको मॉक टेस्ट के रूप में एक PDF आपको दी है। दोस्तों उन सभी का सोल्यूशन यानी 25 के 25 मॉक टेस्ट का यदि आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो दोस्तों मैंने इस चैनल पर वो सोल्यूशन डाला हुआ है। जैसे आज मैं ये सोल्यूशन 11वें मॉक टेस्ट का डाल रहा हूँ, मैंने दोस्तों लगभग सभी डाले हुए हैं, जो मैंने बचे हुए थे वो अब मैं डाल रहा हूँ। जैसे आज मैं 11वां सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, 11वां जो मॉक टेस्ट का, तो सभी के सभी सोल्यूशन आपको संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के नाम से इसी चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाके दोस्तों आप सभी जो अपने मॉक टेस्ट है उनका सोल्यूशन आप वीडियो के तौर पर देख सकते हो। दोस्तों मैं अपना जो आगे के भी हमारे जो अभी हो रहे हैं जो वीकली टेस्ट वो भी यदि आपको चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने 25 आपको उपलब्ध करवाए हैं, अभी हमारे 27 हो चुके हैं, अभी 28वां होगा संडे को। यदि आगे वाले भी आप देखना चाहते हो और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे यदि आप यदि जुड़ना चाहते हो तो उसका भी दोस्तों मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पीछे की वीडियो में भी दोस्तों मैंने वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे संत रविदास लाइब्रेरी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिंक पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।